So, hello everyone, very good evening, very good morning, and very good afternoon to all of you. This is Ayush Sharma and welcome back to YouTube channel Let's Start Compete. और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हम एसएससी जीडी के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। अब एसएससी जीडी के मैं प्रैक्टिस सेट क्यों कवर करा रहा हूँ यहाँ पर? आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है और इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं आपके 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की एसएससी जीडी की। तो यदि आप में से कोई भी जो पुलिस फोर्स में जाना चाहता है एसएससी जीडी एग्जाम की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बीएसएफ में अगर आप जाना चाहते हैं बीएसएफ और अदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अगर उसमें आप एज अ हवलदार की तरह आप जाना चाहते हैं तो एसएससी जीडी से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। लाइक स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं कि हर स्टेट का एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एग्जाम निकलता है, उसी प्रकार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है एसएससी जीडी, जिसमें लाइक आपकी आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी आती है सीआरपीएफ है ना, बीएसएफ, इस तरीके से आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। तो यदि आप में से कोई भी इसका फॉर्म फिल करना चाहता है भाई तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो फिल करने की फॉर्म की है वो 14 अक्टूबर है। कोर्ट आपको सर्वर का पता है, कई बार सर्वर ज़्यादा रश होने के कारण काम नहीं करता है, तो उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें भाई, अच्छे से आप लोग फॉर्म फिल करें ध्यान से देखकर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड है, किसी कास्ट सर्टिफिकेट से आप भरना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तीनों का एक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपकी पूरी क्वेरीज सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि जीडी के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं इसका जो एग्जाम होने वाला है आपका जनवरी से फरवरी के बीच में होने वाला है। और वैकेंसीज अप्रॉक्स 40,000, मतलब कितनी, 39,800 कुछ, 39,400 कुछ वैकेंसीज है। 40,000 अब अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो 40,000 वैकेंसीज आना कम नहीं है, हालांकि लास्ट ईयर इसमें और ज़्यादा वैकेंसीज थी। ठीक है। तो फिर भी ठीक ठाक वैकेंसीज है, इतनी कोई कम भी नहीं है। 50,000 के समथिंग आई थिंक वैकेंसीज थी, उससे पहले और ज़्यादा 60,000 के समथिंग वैकेंसीज आई हुई है एसएससी जीडी में। तो हर साल जीडी की वैकेंसीज तो अच्छी आती हैं। तो यदि आप चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना तो भाई 3 महीने का समय समय अभी आपके पास है। और इसका जो मैथ्स का लेवल होता है वो यदि मैं किसी दूसरे एग्जाम से कंपेयर करता हूँ, लाइक एसएससी सीजीएल से कंपेयर करता हूँ, सीपीओ से कंपेयर करता हूँ, तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी लेवल के आते हैं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आते हैं। और इवन अगर मैं एमटीएस से भी कंपेयर करूँ तो एमटीएस से भी इजी क्वेश्चन ही देखने को मिले। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है कहीं ना कहीं एसएससी जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, सेम पैटर्न रिपीट होते हैं। तो हम इन क्लासेस में क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी जो 2024 का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो 54 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, 54 शिफ्ट में, अगर मैं 54 शिफ्ट के क्वेश्चन देखता हूँ तो हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं मैथ्स में। एसएससी जीडी में जो मैथ्स आता है वो 20 नंबर का आता है। तो अगर मैं पूरी शिफ्ट का टोटल करता हूँ तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 54 शिफ्ट का करता हूँ तो टोटल 54 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा, टोटल 54 शिफ्ट थी, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका 10,000 के ना ना 1,000 के समथिंग क्वेश्चन हो रहे हैं। एक सेकंड, पेन कहाँ गया। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 54 शिफ्ट में ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ और हर शिफ्ट को अगर मैं सॉल्व करा देता हूँ तो यहाँ पर आपका अप्रोक्स, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। एडिटिंग नहीं हो रही है, रुकिएगा एक सेकंड ना। एंड शो एडिटिंग, देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सर, अगर 54 शिफ्ट के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं पूरे 54 हो जाएंगे। 54 शिफ्ट को मैं देखता हूँ, 54 शिफ्ट को अगर मैं देखता हूँ और हर शिफ्ट में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके ना 1,080 के क्वेश्चन के समथिंग आपके क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगर हर शिफ्ट आप कवर कर लेते हैं भाई तो आपके 1,000 के समथिंग मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। यदि ये 1,000 क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लेते हैं और इनके साथ में इनके कंसेप्ट भी समझ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी बच्चे जो तैयारी के बेसिक फॉर्म में जिन्हें अभी तक कहीं नहीं सीखा है वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आप इनसे समझ सकते हैं। और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके लिए ये एज अ रिवीजन की तरह काम करे। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग ये पूरी क्लासेस, ये पूरी सीरीज को देखें। मैं डेली सीरीज लाऊंगा ये। ठीक है। 20 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन की क्लास को रोक कर, जो भी ये क्लास चल रही है इसको रोक कर पॉज करके आप क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करें, फिर मेरी मेथड देखें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है। और इसको नोट डाउन करते जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलेज आपको मिलते हैं, कोई फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बीच में आपको मिलता है तो उनको नोट डाउन करते जाएं। और आपका जो सिलेबस चल रहा है कंटिन्यूसली, आप जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पहला आपका जो क्वेश्चन रहा, आर ये आपका जो आ रहा है टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज। आर किसी काम को 90 डेज में कंप्लीट कर सकता है।
कितने दिन में? 90 डेज। उसमें बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क कैन बी डन बाय आर इन 45 डेज। एक बात बताइए, 90 डेज में आर अगर पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो 100% काम का कंप्लीट कर रहा होगा। पूरा काम कंप्लीट करना मतलब वो 100% काम कर रहा होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि 45 डेज में कितना करेगा, तो एक बात बताइए, अगर 100% काम को करने में 90 डेज का समय लग रहा है, 100% काम को करने में 90 डेज का समय लग रहा है, तो अगर 45 डेज तक ही मैं काम करूं, या जो भी व्यक्ति है आप, वो 45 डेज तक ही करेगा, तो 100 काम करने में 90 डेज लगे थे, वो 45 करने में कितना समय लगेगा? तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 50%। आप बोलेंगे सर ये तो डायरेक्ट भी निकल रहा था। भाई यहाँ पर अगर उसने 45 डेज बोला तो आपका डायरेक्ट निकल गया, लेकिन कल को वो बोलता है कि 50 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया। अच्छा, ये जो मैंने करा हुआ है ये चॉकलेट कंसेप्ट से मैंने लाया हुआ है। मैं अपनी क्लास में एक कंसेप्ट बताता हूँ जिसका नाम है चॉकलेट कंसेप्ट। चॉकलेट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, चॉकलेट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइक मैंने बोला कि 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, आपको मैं बोलता हूँ, 4 चॉकलेट अगर मैं देखता हूँ तो वो 50 रुपए की आती है, मान 50 रुपीज में 4 चॉकलेट आती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक चॉकलेट कितने में आएगी, तो आप बोलेंगे सर एक चॉकलेट का निकालने के लिए 50 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो आपका एक चॉकलेट की कीमत आ जाएगी 12.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलता कि आप डायरेक्ट 5 चॉकलेट की कीमत निकालिए, 5 चॉकलेट की कीमत निकालिए, तो अगर आप 5 चॉकलेट्स की कीमत निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक की कीमत निकालिए, तो आप ऐसा डिवाइड करेंगे। वो 5 की निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल 12.5 रुपए की है, 12.5 रुपीज की है, तो 5 चॉकलेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा, ये 62.5 हो जाएगा। तो इतने रुपए की 5 चॉकलेट आएगी। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा कि सर अगर 4 चॉकलेट 50 रुपए की है और मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सके बताओ 5 चॉकलेट कितने की है, तो आप क्या बोलेंगे, सर पहले 50 में 4 का डिवाइड करो, क्यों? क्योंकि ये 4 की कीमत के बराबर है, तो जिसके बराबर होती है उसका डिवाइड करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसके बराबर वैल्यू होती है उसका डिवाइड करते हैं, वो जिसको निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ये कंसेप्ट बताने के पीछे ये मोटिव था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है कि भैया आर अगर 100% काम करने हैं, 100% काम जो है वो कितने दिन में, 90 डेज में करता है। मतलब जो 90 डेज में काम किया जा रहा है, 90 डेज में जो काम किया जा रहा है, वो अगर 100% हो रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप बताइए कि 45 डेज में काम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 90 डेज में 100% काम कंप्लीट हो रहा है, 90 डेज में 100% काम हो रहा है, तो 45 डेज में कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 100% काम करने में 90 डेज लग रहे हैं, तो 45 कितने में, तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट लिखकर सॉल्व कर देंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चॉकलेट कंसेप्ट से निकल कर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। यहाँ पर भैया इंग्लिश के जो क्वेश्चन है थोड़े से ब्लर थे आंसर की में भी, इसलिए यहाँ पर थोड़े से ब्लर दिख रहा है। हिंदी में बिल्कुल क्लियर है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, रोहित ने 2320 रुपए में एक बल्ला खरीदा। बल्ला मतलब बेट, पता है आपको ना? हाँ, 2320 रुपए में खरीदा और उस पर 180 रुपए उसने रिपेयरिंग के लिए दे दिया, और फिर उसको टोटल उसने 2400 रुपए में बेच दिया। आप भी देखते हैं ना, कभी आप सेकंड हैंड कोई गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उसमें रिपेयरिंग के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली रोहित ने जो खरीद कर लाया भैया 2320 रुपए तो ये लगाए, और 180 उसमें उसकी रिपेयरिंग में लगा दिया, तो ये जो चीज इसको मिली रोहित को, ये टोटल 2500 रुपए में पड़ी ना। तो रोहित के लिए जो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई ये 2500 रुपए हो गई। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। जिस जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसका नाम होता है क्रय मूल्य, और जिस पर आप बेचेंगे उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब ये इस वस्तु को 2400 रुपए में बेचने का बोल रहा है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो कितना लॉस या हानि हो रही है, तो सर यहाँ पर हो तो लॉस ही रहा है, क्योंकि दिख भी रहा है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर 100 का लॉस हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है। नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ गया 100, लॉस किस पर हो रहा है, टोटल आप बोलेंगे 2500 पर। तो 2500 पर 100 का लॉस हो रहा है, और इसको परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में ले जाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन गया ना, कि 2500 पर आपको 100 का फायदा हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है। अब इसको परसेंटेज में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आपका परसेंटेज में है। राइट, 100 से ये 2 जीरो कट गए, 25 से ये 4 बार कट गया, तो 4% आपका इसका आंसर हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर हम ना बोर्ड मास का यूज करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है भैया? बोर्ड मास क्या होता है? एक वी भी आता है जो अभी आपके काम का नहीं है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, लाइक ये ब्रैकेट आपके, इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ई का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि जब ये भी मल्टीप्लीकेशन है ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन है, दोनों अलग क्यों दिए? कई बार ऑफ के फॉर्म में आता है, तो जो ऑफ वाला मल्टीप्लीकेशन होगा उसको पहले सॉल्व करो।
इस सीरीज में जिस तरीके से ये लिखे हुए अल्फाबेट्स उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। यदि ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इंटू करना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट देखो, आपको सबसे बड़ा ब्रैकेट ये दिख रहा है, तो इसके अंदर के को सॉल्व करेंगे। अब उसके अंदर भी एक और ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको करेंगे, देखो 24 से में इसमें भी अब देखिए इंटू है, डिवाइड है और प्लस है। इंटू डिवाइड प्लस में सबसे पहले कौन होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे, 24 3 जा, ये कट गया। अब क्या बचा अंदर, 175 इंटू में 3 प्लस 5। अब कौन पैक करेंगे इसके बाद, अब प्लस और मल्टीप्लाई में आप देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 175 3 जा कितना हो गया, तो आप बोल देंगे 225 और 300, तो कितना हो जाएगा 525। और प्लस इसमें 5 अब ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 530। तो आप देखेंगे अंदर वाला ब्रैकेट आ गया आपका 530, 530। अब बचा है 20, और इसके बाद ब्रैकेट लग के यहाँ पर डिवाइड बाई 20 हुआ है। तो भैया अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, और ये डिवाइड में चल रहा है, मतलब ये पूरे में ऐसा डिवाइड में, तो ये कट गया, 530 आंसर आ गया। 530 का आंसर आ रहा था क्या, एक सेकंड, ये 2 है, 20 नहीं है भाई, ये 2 है, तो ये एक जीरो रह जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5300। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु इतनी इतनी है, तो उनकी औसत आयु निकालिए। जब भी किसी का एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज का मतलब होता है ऊपर आ जाएगा सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर, राइट। इन सब का सम करते हैं हम, इन सबको ऐड करेंगे भाई। तो ऐड आपको ना पेयरिंग बनाकर ऐड करना है, यहाँ पर मैं ऐड करना सिखा रहा हूँ आपको। लाइक देखिए यहाँ पर 28 और 22 को ऐड करने पर 20 और 20 तो 40 हो गए, और 8 और 2 का पेयर मिलकर 10 बना रहा है। तो ऐसे पेयर जोड़ना जो 10 बनाने में कंट्रीब्यूट करे। तो 28 और 22 को मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलेंगे 50 हो गया, ये 50 हो गया। 50 के बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये भी 50 हो गया, तो ये 100 हो गया यहाँ से। 100 के बाद फिर इन दोनों को मिलाकर ऐड करेंगे, तो ये भी 50 बन गया, तो 150 हो गया। अब 150 के बाद ये दोनों बच रहे हैं, कितने हो रहे हैं 53। 150 के बाद 53, तो कितना हो जाएगा 203। कितनी टोटल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से डिवाइड कर, 7 2 14, 7 9 63। क्या बोला गया, व्हाट इज द एवरेज एज। एवरेज एज निकालना था, 29 यहाँ से आ रही है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो सकती है हमारे से। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखें, मैंने क्या बोला, 26 और 24 को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50। 50 के बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50, 100। 100 के बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 150। 150 के बाद कितना बचा, सिर्फ 25 बच रहा है क्या, तो 175 हो जाएगा, तो डबल ऐड कर लिया था मैंने। ठीक है। तो नीचे कितना आ रहा है 7, तो 7 2 जा 14, 7 5 35, 25 इसका आंसर आएगा ये। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पे जाएंगे। अब यहाँ पर भी ऑफ सॉल्व होगा या डिवाइड पहले ऑफ होगा, तो 96 टू जा कितना हो जाएगा, 96 टू जा हो जाएगा कितना 192। और 192 में 24 का डिवाइड करना है, 24 का डिवाइड करना है, तो 24 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा भाई, 27 जा, 7 जा 8 जा, 8 4 जा 32 और 160, बिल्कुल 8 बार में ये पूरा कट गया, तो 8 आ गया। कितना बचा, 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 8। अब कौन होगा सॉल्व भैया, अगेन ऑफ सॉल्व होगा पहले। 36 4 का कितना हो जाएगा, तो 144 अपॉन में 8। ठीक है। अब आगे ब्रेकेट के बाद आगे क्या दिया हुआ है 41। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 जा 18 का 8, 1 कैरी ओवर। भैया एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, देखिए यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं भाई। हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑप्शन पर नजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ऑप्शन में ही यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट दिखती है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। जब 8 हमको यूनिट डिजिट दिख गया और एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है भाई, वहां पर आपका सॉल्यूशन तो देखते ही है, रफ शीट में आप करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो इससे बेस्ट ये है कि आप ऑप्शन पर नजर रखते हैं, भूल कर देखें ऑप्शन। ठीक है। अगेन वही आ गया भाई, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इंटू में ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के टेबल में 22 बार में, तो ये 22, और ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है। चलिए, 25 4 का कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1000, और इंटू में 22, तो ये हो जाएगा 22,000। अब कई बार बच्चे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ, जब 24 का मिलन 4 के साथ करेंगे तो 100 बना देगा। 100 बना देगा मतलब 1 के बाद सब जीरो, तो 100 1000 10 10,000 इस तरीके के नंबर में मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, तो आप इससे ना करते हो इससे कर।
ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर टाइम से आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, चलिए। देयर आर 44 मैंगोज, 121 बनानाज एंड 11 एप्पल्स। अगर 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। तो प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो प्रत्येक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि किसी रो में, ठीक है, यदि किसी रो में बहुत सारी रोज हैं और उसमें आपको 44 मैंगोज, 44 आम को, 121 बनाना को, केले को और 11 एप्पल्स को आपको जमाना हो, और इस तरीके से जमाना है कि हर रो में 7 रोज हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन हर रो में बिल्कुल बराबर ही आए। ठीक है, हर रो में अगर आपसे बराबर आने का बोलता है तो इसमें हम क्या करें? हर रो में आपको अगर बराबर ही लाना है तो इस केस में क्या होगा? 44, 121, 11, दे अरेंज इन सेवरल रोज। आपको हर रो में, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, कर दिया, पहले ही कर दिया। बात करके। हाँ हाँ, भैया से पूछ लेना एक बार, है ना? मैं फोटो भेज दे रहा हूँ, ठीक। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना समझ में आया ना कि 44 मैंगोज है, 121 बनाना है, 11 एप्पल्स हैं, आपको इनको सेवरल रोज में जमाना है, 7 रोज नहीं, सेवरल रोज में जमाना है। तो यहाँ पर बोला गया कि मिनिमम रोज कितनी हो सकती है। तो मिनिमम रोज निकालने के लिए यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन सबको बराबर डिवाइड कर दे। तो वो क्या होगा? सर, सबसे बड़ा नंबर अगर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे सबको। तो इन सबको डिवाइड करने वाला एक ही नंबर दिख रहा है मुझे, 11। एचसीएफ 11 दिख रहा है। 11 44 को डिवाइड करेगा, 121 को भी और 11 को भी। तो वो रहा, हम इसको किस तरीके से करें कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालना है इनको। तो एक बात बताओ, अगर 11 इसका एचसीएफ है, मतलब 11 11 की सीरीज में आपको जमाना है। तो यदि 11 मैंगो जमाएंगे, मैंगो की सीरीज में देखेंगे तो चार चार रो बन जाएगी आप, क्योंकि 44 मैंगोज हैं तो 4 रो मैंगो की बन गई। बनाना की कितनी बनेंगी? तो जिस तरीके से मैंगो की 4 रोज बन गई, बनाना की कितनी बनेंगी? 11 बनेंगी, क्योंकि 121 बनाना जमाना है तो 11 रोज में बनेंगे। क्या समझ में आ रहा है? लाइक मैंने बोला 44 मैंगोज हैं, ठीक है, और 11 मैंगो की एक रो है, तो टोटल 4 रोज तो हो गई बनाना की। उसके बाद 121 बनाना है और 11 रोज में जमाना है, तो 11 हो जाएंगी इसकी रोज। ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? 11 एप्पल्स हैं, तो 11 की रो, तो इसकी एक रो बनेगी। तो टोटल कितने हो गए भैया? देखिए 16। तो टोटल 16 रोज में ये जम जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जाती है। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगी 320 मीटर, दोनों की लंबाई है 320 320। तो टोटल जो रेलगाड़ी कवर करेंगे ना भाई, अपोजिट दिशा में जाए या सेम दिशा में जाए, हमेशा डिस्टेंस तो दोनों का टोटल ही कवर होता है। मतलब अगर एक ट्रेन मान लेते हैं यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, अब दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी? जब इसकी भी लंबाई क्रॉस होके यहाँ निकल जाएगी और इसकी भी लंबाई क्रॉस होके इसके यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। तो दोनों आपस में जब एक दूसरे को, दो ट्रेन क्रॉस करती है ना भाई, तो ट्रेन का मोटिव होता है कि मेरा लास्ट डिब्बा इसके लास्ट डिब्बे से आगे हो जाए। जब दोनों के लास्ट डिब्बे एक दूसरे से आगे हो जाएंगे तब माना जाएगा ट्रेन क्रॉस होगी। ठीक है। तो भैया दोनों की लंबाई क्रॉस होगी जब ही माना जाएगा कि ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो वहां पर उस केस में यहाँ पर 640 मीटर की टोटल लंबाई जो है वो क्रॉस की जाएगी। बोला जा रहा है दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकंड, अतः 18 सेकंड में इनको क्रॉस कर लिया जाता है। कितनी सेकंड में? 18 सेकंड। आपसे बोला गया उनकी स्पीड निकालिए भाई। तो एक बात बताओ, स्पीड निकालने का तरीका क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर स्पीड निकाल तो लेंगे हम, ये मीटर पर सेकंड में आ रही है और आपसे क्या बोला गया है? आपको किलोमीटर पर आवर में लाना। तो किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। 18 से 18 कट गया, 5 से ये जाएगा कितने बार में? 5 1 5, 5 2 18, 5 8 40, 128 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई। भैया अब स्पीड, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही थी, तो भैया वहां पर रिलेटिव स्पीड काम करती है, और अपोजिट जाने पर रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है? प्लस होती है। याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ट्रेन जाती है, जब भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में जाते हैं, तो वहां पर सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड काम करती है। और रिलेटिव स्पीड जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। लेकिन डिस्टेंस का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि प्लस या माइनस होगी, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए रूल नहीं है, लेकिन स्पीड के लिए रूल क्या है कि जब दो ट्रेन पास आए, एक दूसरे के पास आती है, तो स्पीड प्लस होती है। और दूर जाती है तो दूर जाने का मतलब क्या होगा? देखो, पास आओ या दूर जाओ,
डायरेक्शन अपोजिट ही होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब आपका ऐसा होगा, उस केस में जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो उस केस में स्पीड माइनस होगी। तो यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन दी हुई है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड प्लस हो जाएगी। तो सर दोनों की स्पीड प्लस होगा, अगर 128 आई हुई होगी और उन्होंने बोला सेम स्पीड है, तो हर एक ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी, 64 प्लस 64 रही होगी। ये 64 प्लस 64 रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की दी हुई है 5175, 5175 सेलिंग प्राइस दी हुई है, उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो मार्केट प्राइस निकालिए। एक बात बताइए, अगर इसमें 25% का डिस्काउंट, मान लेते हैं अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 100% था, अगर इसमें 25% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो ये कितने में बेचा जा रहा होगा, 75% में। तो अल्टीमेटली 75% की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चॉकलेट कंसेप्ट बताया, जिसके बराबर उसका डिवाइड और जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई। समझा बात को। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 75 से तो नहीं कटेगा, 25 3 जा 50, 1 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, मैं 25 से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो 25 के टर्म में 175 कितने बार में आएगा, 25 के टर्म में 175 कितने बार में आएगा, तो वो आएगा 7 टाइम्स में। इसको 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 जा 27 आ जाएगा, तो ये 900 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान मुझे भटका दिया था यहाँ पर। 5175 को जब हम 75 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ इंटू में 100 दिया हुआ है। 25 3 जा 75, 25 के टेबल में 2 बार में 50, 1 इधर जाएगा, 25 के टेबल में 175 कितने बार में आएगा, 7 बार। फिर 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, तो 6900 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 7200 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो इतना। 7500 को पी क्यू आर में इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है कि उनका जो रेशियो है वो 1/2, रेशियो 4, रेशियो 3/2 हो जा रहा है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आर का शेयर कितना है। भैया इसको प्रॉपर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी हुई है ना, उनको हटाने के लिए उनका ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप सभी में पूरे में 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 1/8/3। ठीक है, आर का शेयर पूछ रहा है, वो बोल रहा है 7200 को अगर डिवाइड करना है तो 7200 का कितना हिस्सा निकालना है, आर की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे तीसरा हिस्सा निकालना है। टोटल कितने में से, तो टोटल अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से। टोटल 12 है, तो इतना पार्ट मुझे निकालना 7200 का, वही आर का हिस्सा है। क्योंकि शेयर क्या होता भाई, अगर मैंने बोला कि लाइक 10 चपाती है, 10 चपाती में से 4 चपाती मेरी है, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि 4 चपाती आप ले लो, तो आपका क्वेश्चन ये होता कि सर 4 चपाती कितने में से ले, राइट। तो जब भी शेयर निकालने की बात आती है तो टोटल में से निकालना जरूरी होता है कि सर कितनी चपाती में से आप 4 ले रहे हैं, तभी परसेंटेज निकल पाएगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 3 आप लेंगे तो 3 कितने में से, तो 3 12 में से। क्या इतनी बात समझ में। तो यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4 8 जा, तो 1800 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, आर का शेयर 1800 होगा। क्या इतनी बात समझ में। चलिए, किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या 93% है, इतने प्रेजेंट है भैया। 93 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सॉरी, 93% जो विद्यार्थी है ना, जो भी कुल संख्या है टोटल, उसमें से 93% पास हो रहे हैं और 9275 जो है वो फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, बोला जा रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल तो 100% होते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर ये 93% है तो ये 7% रहा होगा, तब तो 100% बनेंगे बच्चे। तो 7% की वैल्यू इतनी है तो आपको 100% की निकालना है। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे चॉकलेट कंसेप्ट से कि सर 9275 की वैल्यू 7 के बराबर है, वो निकालना 100 की वैल्यू। सिंपल सा है, 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 13,000, सॉरी 1,32,500, ये आंसर है आपका। ठीक है, साफ हो गया तो भाई कमेंट में लिखकर बताओ सर पूरा साफ हो गया। एक सम ऑफ मनी चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई है, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है जो कि 10 साल में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। स्वयं का 2 गुना हो जाना 10 साल में, अगर 10 साल में कोई चीज अपने आप का 2 गुना हो जा रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आएगा, दोनों को करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, 10 साल में अगर 2 गुना हो जा रही है तो वो बोल रहा है कि कितने समय में वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। तो एक बात बताओ, ये कितना करने पर ये आएगा, मतलब इनकी पावर कितनी करने पर ये आएगी, तो मैं बोलता हूँ 1/2 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगा तो वो 1/4 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये पी लिख दें हम, पी मान लेते या इसको किसी भी फॉर्म में लाइक एक्स मान लेते, तो उसकी पावर इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये हो रहा है ना।
तो एक बात बताइए, ये एक्स की वैल्यू कितनी लिखना पड़ेगा? 2। कितनी लिखना पड़ेगा? 2। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सर ये स्क्वायर करने पर ही आ रहा है। तो उसी प्रकार से जितनी पावर होगी उतने ही गुना टाइम को भी कर दें, तो टाइम कितना हो जाएगा सर? 10 में 20 साल में, क्योंकि 10 साल में अगर 2 गुना तो 4 गुना मतलब कितना? तो सर यहाँ पर इसकी जितनी पावर हो रही है ना उतने गुना ही ये होगा। तो अगर आपको टाइम निकालने की कितने समय में हो जाएगा, तो जो टाइम दिया है उसमें आप पावर कितने की आ रही है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ट्रिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना इज 1100। एक साल में मंथली एक्सपेंडिचर जो है सपना का वो 1100 रुपए। 1100 रुपए अगर मंथली एक्सपेंडिचर है 3 महीने के लिए, पहले 3 महीने, तो पहले 3 महीने में इतना खर्च कर रही है। 1000 रुपए अगले 5 महीने के लिए, तो ये अगले 5 महीने के लिए। तो 1200 रुपए अगले 4 महीने के लिए, 1200 रुपए अगले 4 महीने। तो अगर टोटल में इनका एक्सपेंडिचर देखूंगा तो कितना जाएगा? 3300 प्लस 5000, 5000 प्लस 4800, कितना? 4800। तो ये हो जाएगा 10,000, 13,100। इतना एक्सपेंडिचर है टोटल। ठीक है। सेविंग कितनी कर रही है वो? टोटल 1300, 1300 सेविंग हो रही है। टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कितनी हो रही है उसकी? 1300। सपना की मंथली इनकम कितनी है वो बताने से पहले सर, सपना की पूरी एक साल की इनकम कितनी है? तो 13,100 खर्च कर रहा है, 1300 सेव कर रहा है। तो 300 अगर इसमें लूंगा 13,400, फिर हो जाएगी 14,400। ये इतनी इनकम है एक साल की। तो अगर मैं मंथली इनकम निकालूंगा तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा सर। क्यों? क्योंकि ये टोटल एक महीने की है ना, सॉरी 12 महीने की है ना। तो एक महीने की निकालने के लिए अभी मैंने चॉकलेट से बताया था, एक से ज्यादा की दी हुई हो और आपको एक की निकालना हो तो डिवाइड करके हमेशा निकालो। तो ये कितना? 1200 रुपए हर महीने का इनका इनकम आ जाएगा। ठीक है। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है। A student scores 75% marks in a test and get 30 marks more than another student। और उसको 30 नंबर ज्यादा मिलते हैं दूसरे स्टूडेंट से जिसको 60% मिले। एक बात बताओ, जिसको 60% मिले तो 75% वाला उससे कितना परसेंट ज्यादा है? 15% ज्यादा है। और वो कितना बोल रहा है? 30 पर, 30 नंबर ज्यादा है। तो 15% की वैल्यू 30। तो भैया मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो अगेन चॉकलेट कंसेप्ट, 30 की वैल्यू 15 के बराबर है और 100 की वैल्यू निकालना है। तो क्या इसका आंसर 200 नहीं आ जाएगा भैया? 200 आंसर नहीं आ जाएगा, 200 नंबर हाईएस्ट होता है। चलिए, A and B sells watches 5,000 per watch. A earned profit of 25% while B incurred a loss of 10%. What is the ratio of cost price and of A and B? ठीक है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है और SP मतलब सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला वाला जो है वो व्यक्ति वो 25% प्रॉफिट पर बेचता है। 25% का मतलब शास्त्र में क्या होता है भैया? 1/4। मतलब कोई चीज अगर 4 रुपए की थी तो उसको 5 में बेचा जा रहा है। दूसरा, बी इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए की चीज है तो उसको एक कम में बेच रहा है, मतलब 9 में बेच रहा है। क्या इतनी बात समझ में? तो देखो इनमें तो रिलेशन है आपस में, लेकिन अगर इनमें रिलेशन भिड़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों को 5,000 रुपए में बेचता है, दोनों को 5-5 हजार में बेचता है। मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस को हमको सेम बनाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया? हम इस पूरे में यदि मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 45 हो जाएगा, और इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा भैया? इसका 9 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 36, इस 5 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 50, इस 9 का होगा तो 45, और नीचे वाला भी 45। क्या हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? एसपी सेम हो गई। जो क्वेश्चन में बोला था, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले रिलेशन ये था, लेकिन क्वेश्चन में एक बात हमारे से बोली थी कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। हमने सेलिंग प्राइस सेम कर दी। अगर सेलिंग प्राइस सेम कर दी तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि इनका रेशियो क्या आ रहा है। तो हम भैया निकालेंगे 36 और 50 का रेशियो कितना आ जाएगा? 218 जा और 225 जा, तो 18 से 25 इसका रेशियो आता है। कितनी बात समझ में आ गई? चलो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 14.28%। सबसे पहले तो 14.28% का मतलब परसेंटेज में डायरेक्ट आपको बताया हुआ है 1/7 होता है। तो अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 1/7 इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 7 से 8 कर दिया जाए, तो ब्रेथ कितनी हो जाए ताकि एरिया पर कोई फर्क ना पड़े? तो भैया इसका जो एरिया होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। अगर मैं इस चीज को बढ़ा रहा हूं तो इस चीज को कम करना पड़ेगा, तब एरिया बराबर रहेगा। तो जिस रेशियो में एरिया को बढ़ाया उसी रेशियो में ब्रेथ को कम करूंगा। तो 7 से 8 अगर लेंथ बढ़ी हुई है तो ब्रेथ को 8 से 7 करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा 8 पर। तो 1/8 का मतलब यदि परसेंटेज में जाना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/8 का मतलब 12.5% होता है। क्या बात क्लियर होगी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ चेयर, किसी चेयर की, कुर्सी की मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 2,000 रुपए।
20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 1400 रुपए में बेची जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला डिस्काउंट 20% का दिया। अगर 20% डिस्काउंट निकालना है तो पहले 10% निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 200, एक जीरो उड़ाकर। तो 20% कितना हो जाएगा? 400। 400 का डिस्काउंट दिया तो ये चीज 1600 में पड़ गई। अब 1600 में देने के बाद भी ये 1400 में बेच रहा है। तो यहाँ पर भैया ये x% डिस्काउंट का बोल रहा है। तो देख कितना डिस्काउंट रहा है, तो आप बोलेंगे सर 200 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है 1600 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो जीरो से जीरो कट गया, टू से ये 8 बार में कट गया। तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 12.5। अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया हुआ। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है सर कि फ्रैक्शन वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब जो जो कमी आपको इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझ में आ रही है, उनको नोट डाउन करते जाओ, क्लास के बाद उसको देखना। हर सेट में जो गलती नजर आए उसको सुधार लो। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, और जिस दिन 54 सेट कंप्लीट हो जाएंगे ना भाई, उस दिन तक आपका इंप्रूवमेंट मैथ्स में बहुत अच्छा हो चुका हो। ठीक है, चलिए। यदि m और n का मान इतना है, तो m+n m-n का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है भाई, ये वैल्यूज दी हुई है, आपको डायरेक्ट इधर पुट करना। अगर स्क्वायर नहीं आई, पावर नहीं आई, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना। तो क्या करेंगे? m की वैल्यू 9+6 रेशियो में 9-6, तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15/3। तो 3 5 जा, और ये 1 जा, तो 5/1 मतलब 5:1 इसका रेशियो है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए। 8 दिन तक काम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज, राखी फाइंड दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। 8 दिन काम करने के बाद राखी मैम को एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? कि उनका तो सिर्फ 10% काम ही कम। शी एम्प्लॉय पूनम हु इज 20% मोर एफिशिएंट देन राखी। उनने राखी ने पूनम को रखा जो कि उससे 20% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर ये 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो पूनम जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंसी से काम करती है। बोला जा रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को करने में उनको कितना ज्यादा समय लगेगा? एक बात बताइए, हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लगेगा? एक बात बताइएगा। आफ्टर वर्किंग 8 डेज, राखी ने ये देखा कि मेरा 10% काम कंप्लीट हो चुका है। तो राखी का 90% काम बचा है क्या भैया? क्या बात समझ में आ रही है? राखी का 90% काम बचा हुआ है। एक बात बताना, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वो आ जाएगा 5 से 6। एफिशिएंसी जिस रेशियो में होती है, टाइम उसके अगेंस्ट होता है 6 से 5। क्या बात समझ में आ गई? एक बात बताओ, यदि 10% काम करने में राखी को 8 दिन लग रहे थे, तो राखी को ही 90% काम करने में कितने दिन लगते? तो आप बोलते सर 90% काम करने में इसको 72 दिन लगते राखी। लेकिन क्या हमको राखी का समय निकालना था? तो आप बोलेंगे कि सर हमको राखी का, एक सेकंड, दोनों से करवाने का बोला ना, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। मैं सोच रहा था सिर्फ पूनम से अगर कराता काम तो हमारा आंसर सही आ जाता। एक सेकंड, हम चेंज कर देते हैं। तो राखी अगर 8 दिन में 10% काम कंप्लीट करती, तो राखी 100% काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो आप बोलेंगे 80 दिन में। तो राखी को पूरा काम कंप्लीट करने में 80 डेज का समय लगता है। तो मान लेता हूं मैं, काम भी 80 ही होगा। टोटल काम भी 80 ही मान लिया, ठीक है। अच्छा, उसमें बोल रहा है कि इनकी एफिशिएंसी 5 और 6 के रेशियो में। तो राखी ने, बताओ मुझे, 80 दिन में काम कंप्लीट किया। तो 80 दिन में काम कंप्लीट किया, तो टोटल वर्क अगर 5 के हिसाब से मैं देखता हूँ, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 80 दिन में राखी काम कंप्लीट करे, टोटल वर्क आ जाएगा 80 × 5। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आपको रिमेनिंग वर्क कराना है। रिमेनिंग वर्क का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क तो ये हो गया। रिमेनिंग वर्क का होता है मतलब कि आप 8 दिन में आपने कुछ काम करा, 10% काम। ये कितना हो रहा है? 400 काम हो रहा है। लेकिन आपको रिमेनिंग वर्क मतलब 90% काम कराना है। तो 90% काम कितना होगा? 360 ही तो होता है ना 90%। तो ये 360 काम आपको किससे कराना है? 360 काम किससे कराना है आपको? दोनों से कराना, R+P से कराना है। तो इनकी क्षमता कितनी है दोनों की जोड़कर? 11। तो 11 क्षमता से इतना काम करें। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको डबल बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मैंने ही कंफ्यूज कर दिया आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कुछ और कर रहे थे, फिर कुछ और किया, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा मैंने देख नहीं पाया था। आफ्टर वर्किंग 8 डेज, राखी ने यह देखा, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि उसने केवल 10% काम ही पूरा किया। तो भैया राखी को 10% काम कंप्लीट करने में 8 दिन का समय लगता है। कितना? 8 डेज का। मैं बोलता हूँ अगर 100% राखी से काम करने का बोलेंगे, तो राखी बोलेगी मुझे 80 दिन का समय लगेगा। लगेगा 80 दिन का समय। मैं बोलता हूँ क्या राखी ने पूरा काम कंप्लीट किया? आप बोलेंगे राखी ने पूरा काम कंप्लीट किया ही नहीं भैया। तो राखी ने कितना काम कंप्लीट किया? राखी ने सिर्फ 8 दिन में सिर्फ 10% काम कंप्लीट किया। तो भैया राखी का 90% काम कितना होगा? तो मैं यहाँ से 90% की वैल्यू निकालता हूँ ना, तो उसका टोटल 90% काम कितने दिन में होगा? 72 डेज में होगा। 72 डेज में। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है
कि पूनम जो है वो राखी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर राखी 5 काम करती है तो पूनम 6 काम करती है। तो राखी ने भैया 90% काम जो बच रहा है वो अगर 72 दिन में होगा, तो राखी की एफिशिएंसी से मैं अगर टोटल वर्क देखता हूँ तो 72 काम करने में राखी इतना समय लेगी। अच्छा, यही काम दोनों से करवाना, राखी प्लस पूनम से, तो सर 72 × 5 होता है 360 काम। किससे कराना? राखी और पूनम से। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 11। 11 से काम कराना, ये दूसरा तरीका बता दिया। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम ऑन 40 ईयर्स इज इतना। भैया 40 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सम का 2/5 मिल रहा है। मतलब अगर सम 5 है तो 5 पर 2 इंटरेस्ट मिल रहा है 40 साल में। अगर 40 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 1 साल में मिलने के लिए डिवाइड ही तो करते हैं भैया, इतना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। लेकिन इसको अगर परसेंटेज में ले जाना है तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक मेथड बताइए भाई मैंने। तो यहाँ से इसमें एक शून्य वसूल हो जाएगा। 5 4 20, तो ये 10 टू सा कट जाएगा, 2 से 2 1 बार में कट जाएगा। तो 1 साल में 1% आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो इतने आपके क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आप पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ये अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।